वक्फ बिल्कुल दोनों सदनों में फिलहाल पास कर लिया गया है और मैराथन संसद चली है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कल आप लोगों ने राज्यसभा में बहुत तथ्यात्मक जानकारियों के साथ सदन को चलाया, अब कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं बचा तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, उन्होंने भी कहा कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कैसे देखते हैं, अभी भी हजम नहीं हो रहा है? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानून की बात करें तो बड़ा आश्चर्य होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के महासचिव हैं फजलुर रहीमीन जी, जयपुर में रहते हैं। जयपुर में वक्फ की बहुत बड़ी संपत्ति थी, हिदायत ट्रस्ट, हिदायत भवन, मंदिर माफी इत्यादि। फजलुर रहीम जी ने अपने खानदान के साथ मिल करके, उनकी लड़की कांग्रेस की नेता है, उनका दामाद कांग्रेस का वर्कर है, इन लोगों ने हिदायत ट्रस्ट की सारी ज़मीनें बेच दी। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं इस बात के, और स्थानीय प्रशासन ने जांच कराई है। आप मांगेंगे तो मैं अभी आपको दे सकता हूँ। स्थानीय प्रशासन ने जांच कराई और पटवारी ने रिपोर्ट लिखी है कि ये आराजी संख्या की न ज़मीनें वक्फ की हिदायत ट्रस्ट की ज़मीनें हैं, और इसे फजलुर रहीम नाम के एक व्यक्ति ने बेच डाला और उनके ऊपर FIR दर्ज हुए हैं। तो कोर्ट के आदेश के बावजूद, कोर्ट के स्टे के बावजूद आज भी वहाँ अफजल बिहार 1, अफजल बिहार 2, अफजल बिहार 3, अफजल बिहार 4 ऐसी कॉलोनियाँ वो लोग बसा रहे हैं। ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ना, ये कोई मुसलमानों की चिंता करने वाला संगठन नहीं है। एक काकस है जिसका उद्देश्य है मुसलमानों को डराना, उन्हें देश के विरुद्ध खड़ा करना, उनसे चंदा इकट्ठा करना और पूरी दुनिया से चंदा इकट्ठा करना, और मुसलमानों के नेता के नाम पर वक्फ की जितनी ज़मीनें हो सके उन्हें कब्जा करके बेच डालना। तो कोर्ट में जाना चाहते हैं तो जाए। श्री राम मंदिर के आंदोलन में भी वो कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने न्याय किया। ये अभी कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट तो न्याय करने के लिए बनी है ना। ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है कि संसद ने अगर कोई बिल पास किया है तो आप उसको कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, जाए दें। हम तो चाहते हैं कि देंगे तो सबके चेहरे पूरी तरह बेनकाब हो जाएंगे। ये राम मंदिर का आंदोलन नहीं है कि आप कहेंगे कि ये ज़मीन मंदिर की थी कि मस्जिद की थी। आप अब जब कोर्ट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कौन कौन से पदाधिकारी हैं और उन्होंने कितनी कितनी एकड़ या हजारों एकड़ ज़मीन पर वक्त के कब्जा करके वहाँ क्या क्या बनवा लिया। आपने कुछ लोगों के नाम भी बताए थे, बहुत सारे लिस्ट लेकर के आपने नाम भी गिनाए थे, और कुछ मंदिरों पर भी वक्फ का कब्जा था। कर्नाटक की रिपोर्ट आई है वक्फ कमेटी के ऊपर, जो संयुक्त संसदीय समिति बनी थी ना, उसमें एक सज्जन अनवर मानीपाड़ी, वो कर्नाटक के माइनॉरिटी कमीशन के, माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दोनों के चेयरमैन रहे हैं। उन्होंने वक्फ की कर्नाटक की सारी ज़मीनों की जांच किया, और जांच करने के बाद उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 54,000 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 29,000 एकड़ ज़मीन वक्फ के पदाधिकारियों ने कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर के बेच डाला। आप कर्नाटक के किसी भी कांग्रेस के नेता का नाम ले लीजिए, आपको हर नेता का नाम उस रिपोर्ट में मिल जाएगा। वो रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है। बड़े बड़े पुराने नेता, CK जाफर शरीफ जमाने के नेता, CM इब्राहिम के ज़माने के नेता, सबने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ था। तो ये तो यही काम ही करते हैं, मुसलमानों को डराना, हिंदुओं के खिलाफ उनको भड़काना, पूरी दुनिया से चंदे इकट्ठा करना, मुसलमानों का वोट कमाना, और फिर उनकी जितनी भी संपत्तियों को लूटा जा सके उसको लूट के किनारे करना। तो ये सब अब नंगे हो रहे हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। इनकी बौखलाहट अब बहुत दिन नहीं चलने वाली है। अक्सर एक आखिरी सवाल आगे, क्योंकि बिहार का चुनाव है, अगर बात करें बंगाल का चुनाव है, जिस तरीके से ये बिल आप लोग लेकर के आए, कहीं ना कहीं बार बार विपक्ष इस बात को कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब मुस्लिम को भी साध रही है, सौगात मोदी से इसकी सौगात की शुरुआत की। तो क्या इसे अब आप लोग समझाएंगे भी लोगों के बीच में जाके, जिन मुस्लिमों को लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग लगातार कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों का हक मारा गया है? देखिए, हम लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं।
हमने अगर उसकी चिंता की होती तो हम समाज को बदलने का आंदोलन नहीं खड़ा कर रहे होते। हमने इस देश के नागरिकों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के चश्मे से नहीं देखा है। वो आर्थिक रूप से कमज़ोर कितने हैं, विकास के ऊपर उनका अधिकार कितना है और उनके साथ कहाँ कहाँ कितना अन्याय हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री की दृष्टि सिर्फ यहीं तक सीमित रही है। अब चुनाव तो इस देश में हर साल होते रह रहे हैं, हर 6 महीने पर। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि हम इस देश में आम नागरिकों की बेहतरी के लिए कोई काम न करें। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर महीने चुनाव होगा इस देश में, तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि इस देश में एक चुनाव, एक समय, एक पूरे देश का लोकसभा का और सारी विधानसभा का चुनाव एक दिन होना चाहिए। हम तो स्वयं इस व्यवस्था को लाना चाहते हैं जब रोज़ रोज़ का चुनाव बंद हो, 5 साल में एक बार चुनाव हो। क्योंकि अगर हर रोज़ चुनाव ही होना है तो हम कभी भी समाज सुधार का कोई विधेयक नहीं ला पाएंगे, गरीब समाज की बेहतरी के लिए कोई कानून नहीं बना पाएंगे, कोई विशेष रणनीति, हम कुछ भी बनाएंगे आरोप लगेगा कि चुनाव के हित के लिए इसे बनाया। तो आप मुझे बताइए ना, पिछले 10 साल में ऐसा कौन सा साल था जहां 2-4 विधानसभाओं के चुनाव ना होते हों। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में किसी चीज़ को देखा जाए, बिहार में चुनाव में कुछ रखा ही नहीं है। बिहार का चुनाव तो हम लोग बहुत पहले से जीत चुके हैं। आज की स्थिति है कि हम चुनौती के साथ कह सकते हैं कि हम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं। आज बंगाल के नागरिकों में ममता बनर्जी की सरकार को लेकर के जितना आक्रोश है, उनकी गुंडाई को लेकर के, उनके कार्यकर्ताओं की गुंडाई को लेकर के, सैकड़ों की संख्या में उन्होंने चुनाव के बाद हिंसा करके नागरिकों को मार डाला है। संदेश खाली की हत्या किसने, हिंसा किसने नहीं देखी है। आरजी कार का वो षड्यंत्र और उस महिला बेचारी डॉक्टर की हत्या किसने नहीं देखी है बलात्कार करके। आज बंगाल समाज का जो भद्र लोग का एक एक बंगाली नागरिक है वो अपनी मुट्ठी बांध करके बैठा हुआ है। अभी कल सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है। इन लोगों ने आरक्षण के नियमों की अवहेलना करके, वो जैसे लालू यादव पर आरोप लगता था कि नौकरी के बदले वो ज़मीन लिखवा लेते हैं, ठीक वही आरोप इनके ऊपर लगा है। हाई कोर्ट में ये गए, हाई कोर्ट ने कहा नौकरी रद्द करते हैं। नहीं माने सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कल कह दिया कि हम सारी नौकरियों को जो दी गई हैं उनको रद्द करते हैं। तो अब ये बेनकाब हो चुके हैं। बंगाल की सरकार तो आप मानकर चलिए कि बस चल रही है। चुनाव हो जाने दीजिए, वो अपने आप जनता उखाड़ फेंकेगी उनको। भाजपा को भी उखाड़ फेंकने की जरूरत नहीं, जनता स्वयं आके उखाड़ने वाली है इन्हें। आप लोग असउद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम नेताओं की, यानी कि आने वाले दिनों में राजनीति भी हम कहीं हाशिए पे ला रहे हैं। बार बार वो मुस्लिमों के रहनुमा बनते हैं, लेकिन अब मुद्दे भी ख़त्म होते जा रहे हैं। अब देखिए असउद्दीन साहब क्या करते हैं। वो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है, वो एक स्थानीय नेता हैं। हैदराबाद के एक क्षेत्र में अब स्वयं विधायक सांसद बन जाते हैं, उनका भाई विधायक बन जाता है, माइक पकड़ लेते हैं, हिंदुओं को गाली देना शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि पूरे देश के हिंदुओं मुसलमानों को डरा करके अपने साथ खड़ा कर लिया जाए। अब उनके बारे में मैं एक राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय महामंत्री टिप्पणी करूं, मुझे शोभा नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 से बातचीत करने के लिए। कैमरा विकास के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।